नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, आज हम जो है हिंदू मैरिज एक्ट पर एक वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इसमें हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और जिनमें हिंदू मैरिज एक्ट जो है एक विषय के रूप में है, उन सभी परीक्षाओं को कवर करते हुए, उन सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है इसको तैयार कर रहे हैं। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ साथ हम हिंदू मैरिज एक्ट के स्ट्रक्चर पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी एक्ट को आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अध्ययन करने से पहले उसके स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेंगे तो फिर आप उस एक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ आपको मोस्ट ऑफ द जो एक्ट है, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस हैं, वह याद भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर अगर क्लियर रहेगा तो ऐसी स्थिति में याद करने में बहुत सहायता मिलती है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट जो है 18 मई 1955 को राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर किया गया तथा इसी तारीख से यह एक्ट लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो डेट है ये एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल सा है कि इसको अगर हमको इसका मंथ याद करना है कि कौन से महीने का है, तो देखिए हिंदू शब्द में 5 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5। तो हिंदू शब्द में 5 अल्फाबेट है। उसी प्रकार जो मई का मंथ है वह भी 5वां महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5वां महीना है। तो इस तरह से आप मई मंथ को याद कर लेंगे। और 1955 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर भी आप देखिए 5 के 2 डिजिट हैं, तो आप इससे भी ध्यान रख लीजिए, 1955 का एक्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं इस डेट को कैसे याद रखें कि 18वीं तारीख थी या 18th डेट थी। तो देखिए मित्रों, 1955 का एक्ट है। तो 1955 का देखिए यहां पर केवल हमको एक डेट को दूसरी डेट से या दूसरी डिजिट से कनेक्ट कर रहे हैं जिससे कि एग्जाम में हमको याद आ जाए। तो हम इसको इस तरह से देख लेंगे कि ये 19 है, 19 के एक दिन पहले का डेट है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको इस तरह से अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं कि 18 मई 1955 या 8/5/1955 को हिंदू मैरिज एक्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किया गया तथा इसी डेट से लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि 18 मई 1955 से पहले जो था हमारे देश में हिंदू मैरिज से रिलेटेड कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं था। इससे पहले जितने भी हिंदू मैरिज से संबंधित जो मामले थे वह सब प्रथाओं पर और जो प्रचलित हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रचलित प्रथाएं हैं उनके आधार पर हिंदू से मैरिज से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाता था। इसी के साथ साथ जो न्यायालयों द्वारा जो लीडिंग जजमेंट्स थे या न्यायालय द्वारा जो जजमेंट्स पारित किए गए, जो लॉ जजमेंट्स के द्वारा दिए गए, उनके आधार पर ही हिंदू लॉ चलता था। इससे जो है पूरे देश में हिंदू मैरिज से संबंधित जो कानून था उसमें बहुत ही वेरिएशंस थी और उन वेरिएशंस को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है 18 मई 1955 से लागू किया। अब मित्रों बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया 18 मई 1955 से पहले कोडिफाइड नहीं था। इसका मतलब इस एक्ट का जो एक मोटिव है वह है हिंदू विवाह से संबंधित जो भी विधियां हैं उनको कोडिफाइड करना। तो इसका पहला उद्देश्य हो गया कोडिफाइड करना, और दूसरा हिंदू मैरिज से संबंधित जो विधियां प्रचलन में थी उनको अमेंड कर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, उनको अमेंड कर कोडिफाइड करना। मतलब कि 2 उद्देश्य हो गए। एक तो पुरानी जितनी भी विधियां थी उनमें जो भी विसंगतियां थी उसको अमेंड कर इसको दूसरा जो हो गया इसको कोडिफाइड करना। तो ऐसी स्थिति में इसका उद्देश्य हो गया कोडिफाइड और विसंगतियों को समाप्त करने के लिए उसमें जो है अमेंड करना। अब मित्रों इसके स्ट्रक्चर पर बात करें। देखिए मित्रों, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो आप पूरे इस एक्ट को जितने भी हम सेक्शंस पर चर्चा करेंगे आप बिल्कुल उनको याद कर पाएंगे। देखिए मित्रों, सिंपल सी बात है, हर एक्ट में जो पहला चैप्टर होता है वह प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, प्रारंभिक होता है, जिसमें यह बताया होता है कि भाई इस अधिनियम का नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक होगा, ये किन पर एप्लीकेबल होगा,
वही सारी की सारी बातें जो है इसके चैप्टर फर्स्ट में प्रोवाइडेड है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक विस्तृत है। इसके बाद मित्रों सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बोलता है हिंदू मैरिज से रिलेटेड। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये एक्ट लाया किस लिए गया? हिंदू मैरिज से रिलेटेड। इसका मतलब प्रारंभिक बात के बाद सबसे पहली बात ही इस एक्ट में जो की गई वह हिंदू मैरिज से रिलेटेड की गई है। तो इस चैप्टर में बताया क्या गया है? इस चैप्टर में बताया गया है कि हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं, किस किस तरीके से हिंदू मैरिज होगी, क्या उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा, क्या प्रक्रिया होगी, सप्तपदी होगी, ये सारी की सारी बातें जो है इस सेकंड चैप्टर में प्रोवाइडेड हैं। अब मित्रों थर्ड चैप्टर क्या बात करते हैं? देखिए मित्रों, शादी हो गई, मैरिज हो गई। अब इसके बाद एक परिस्थिति बनती है कि हो सकता है वह जो जोड़े हैं या जो हस्बैंड वाइफ हैं, शादी होने के बाद किसी भी कारण से साथ में नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण जो है उनके कंजुअल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या वो अपने कंजुअल राइट्स का जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेकंड चैप्टर है वह यही बात करता है कि न्यायालय जो है कंजुअल राइट्स को, या हम कह सकते हैं अपने विवाह को पुनः स्थापित करने के लिए जो है न्यायालय में आवेदन वगैरह करना, और इसके साथ साथ अगर ऐसा संभव ना हो तो न्यायालय जुडिशियल सेपरेशंस की भी व्यवस्था करती है कि दो लोगों को इनको अलग कर दिया जाए, रहने के लिए आदेश दे दिया जाए, जिससे कि अगर परिस्थिति आपस में बाद में सुधर जाए तो ये फिर से रह सके। तो मित्रों इस तरीके से सेकंड चैप्टर में कंजुअल राइट्स की बात की गई है और जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है। तो मित्रों अब बात करते हैं चैप्टर फोर्थ की। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब कभी कभी ऐसी स्थिति भी निर्मित हो जाती है कि शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल नहीं बन रही है, तो वहां पर न्यायालय जो है क्या करेगा? न्यायालय के पास एक ऑप्शन है डाइवोर्स का। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है ऐसे युगलों को या ऐसे हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स कर भी उनको सेपरेट कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर उनके मैरिज में कुछ इलीगलिटी है, या हम कह सकते हैं कि वह हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ है, तो ऐसे विवाह को नल भी किया जा सकता है। तो चैप्टर 4 जो है इन्हीं सब बातों के लिए है, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। अब मित्रों लास्ट में जो इसका फिफ्थ चैप्टर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, रिस्टिट्यूशन ऑफ मैरिज और नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, इन सब की प्रोसीडिंग को आखिर करेगा कौन, कहां पर प्रोसीडिंग होगी? तो अगला जो चैप्टर है वह जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर से रिलेटेड है। मतलब बहुत सिंपल सी बात होगी, पहला चैप्टर प्रारंभिक था, दूसरे चैप्टर में क्योंकि हिंदू मैरिज रिलेटेड एक्ट है तो हिंदू मैरिज से संबंधित प्रावधान दे दिए गए हैं। थर्ड चैप्टर में बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय जो है कंजुअल राइट्स को डेवलप इन्फोर्स कराने के लिए ऑर्डर दे सकता है। इसी के साथ साथ जुडिशियल सेपरेशंस की व्यवस्था की गई है कि भाई हो सकता है कि इनको कुछ समय के लिए अलग रहने दिया जाए, जिससे कि अगर परिस्थितियां सुधर जाएं तो यह साथ में फिर से रह सकें। तो और इसके बाद अब जो व्यवस्था की गई है वह की गई है विवाह को समाप्त करने की, नलिटी की और डिवोर्स की। अब मित्रों इन सब चीजों को, प्रक्रियाओं को करेगा कौन? इसको करेगा न्यायालय। न्यायालय का कौन सा न्यायालय होगा, क्या होगा, ये सारी की सारी बातें जो है चैप्टर 5 में बताई गई हैं। और लास्ट चैप्टर हर एक्ट का होता है जो बात करता है सेविंग्स एंड रिपील्स का। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को दिमाग में रखेंगे तो इजीली हम अध्ययन कर सकते हैं। चलिए मित्रों, इस प्रकार ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मित्रों, जय